हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करने वाले हैं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक जो वन शॉट है उसको करेंगे, जो कि आपको सेमेस्टर 8 में ये सब्जेक्ट मिलता है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स के अंदर हो, बीए इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। बेसिकली ये इसमें सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के कोई भी सोर्सेज नहीं है। यहाँ पे सिलेबस हमें मिलता है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। DUSOL ने, क्योंकि अभी आपका ये सेमेस्टर 8 फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने कभी कोई प्रिपरेशन की ही नहीं। तो एक्चुअली वो इसी सिलेबस को एनालाइज करने के बाद सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हूँ। एंड ये वन शॉट ऐसा रहेगा जिसके बाहर से आई थिंक कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो जो है एंड तक देखनी है, ताकि आपको समझ आए कि इस वन शॉट से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 क्वेश्चंस है, हर एक यूनिट से 1-2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन एक यूनिट से, देन अनदर यूनिट से। तो आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर शेयर करना, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो अभी हम लोग, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके देखना है कि नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स को फॉलो करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट डिटेल स्टेजेस इन्वॉल्व इन एम्पेरिकल इकोनोमेट्रिक रिसर्च, डिस्कस हाउ एन इकोनॉमिक थ्योरी इज डेवलप into a econometric model. Also explain role of data estimation, hypothesis testing and policy evaluation इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले हमें स्टेजेस एक्सप्लेन करने हैं, फिर उसके बाद हमें इकोनॉमिक थ्योरी कैसे डेवलप होती है इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर, वो डिस्कस करना है। देन रोल क्या है इसके अंदर, डेटा एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन का, ये सब डिस्कस करना है। तो एम्पिरिकल इकोनोमेट्रिक रिसर्च होती है, ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जिसके साइंटिफिक मतलब जो साइंस से रिलेटेड है। तो इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, यूज़ करके रियल डेटा और जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं उनको, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, पॉलिसी इवैल्यूएशन, इन सब का यूज़ करके हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जब स्टडी करते हैं एक साइंटिफिक वे में, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल इकोनोमेट्रिक रिसर्च। सिंपल शब्दों में कहें तो इट मीन्स वी डू नॉट ओनली डिपेंड अपॉन थ्योरी, हम सिर्फ थ्योरी को नहीं देखते, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आइडिया है, एक्चुअल नंबर्स, उनको भी देखते हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि डेटा, स्टैटिकल टूल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहेगा और थोड़ा थ्योरेटिकल। उसके बाद है इकोनोमेट्रिक्स, हेल्प करते हैं हमें समझने में कि वेदर एन इकोनॉमिक थ्योरी इज़ करेक्ट, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो सही है या नहीं। कितनी अच्छी रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, और इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये हमें हेल्प करती है ये सब समझने के अंदर। उसके बाद हमारा आता है क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो पहला स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। द फर्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। सबसे पहले आपको डेवलप करनी है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब होता है कोई भी लॉजिकल आइडिया जो कि एक्सप्लेन करता है दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है तो क्यों है। जैसे अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, तो ये 2 वेरिएबल, फर्स्ट प्राइस, सेकंड डिमांड, अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कौन एक्सप्लेन करता है, तो वो एक्सप्लेन होती है इकोनॉमिक थ्योरी के द्वारा। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक थ्योरी। एक लॉजिकल आइडिया प्रोवाइड करती है और वो एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल वी एज्यूम दैट व्हेन इनकम इंक्रीज, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। देखो, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो अब, तो आप इनकम कितनी है, कंज्यूम कितने कर लोगे, 700 रुपये लेट्स से, और 300 रुपये आप सेव करो। लेकिन आपकी सैलरी 2000 रुपये हो गई, तो आप क्या करोगे, खर्चा ज़्यादा करोगे, तो आप क्या पता यहाँ पे डबल कर दो इसका,
1400 यहाँ पे कर लो और यहाँ पे 600 रुपये बचा लो। तो क्या हो गया, इनकम इंक्रीज़ हुई तो कंजप्शन भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये आइडिया कैसे आया, ये इकोनॉमिक थ्योरी से आया। हमने ह्यूमन के बिहेवियर को समझा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं देखा ना कोई मेजरमेंट, लेकिन ये थ्योरेटिकल रिलेशनशिप समझने के बाद हमें समझ आई। तो इकोनॉमिक थ्योरी हमें फाउंडेशन देती है इकोनोमेट्रिक स्टडी के लिए। सबसे पहले हमें डेवलप करना होता है इकोनॉमिक थ्योरी। दूसरा स्टेज है यहाँ पे उस थ्योरी को मॉडल के अंदर कन्वर्ट करो। जो हमने थ्योरी डेवलप किया है उसको इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना। तो इस स्टेज में क्या होता है, अब हमने यहाँ पे थ्योरी डेवलप कर ली। आफ्टर थ्योरी इज डेवलप्ड इट कन्वर्टेड इनटू ए मैथमेटिकल मॉडल कॉल्ड इकोनोमेट्रिक मॉडल। कोई भी थ्योरी डेवलप की, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा। तो ये कैसे, तो देखो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो आपकी अगर इनकम 1000 है तो कंजप्शन कर रहे हो 700 और प्लस सेविंग 300। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, इनकम 2000 हो गई और आपका कंजप्शन 600 दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग भी 1400 आएंगी, तभी इक्वल टू आएगा। तो देखो यहाँ पे 700 था, यहाँ पे 1400 हो गई, ये बढ़ गया कंजप्शन। यहाँ पे 1000 थी, ये 2000 होगी, ये भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे कंजप्शन आपको फंक्शन भी दिया हुआ है। कंजप्शन फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, हेयर यू कैन सी कि कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई प्लस यू। C यहाँ पे क्या है, कंजप्शन। अगर आपको कंजप्शन निकालना है तो ये वैल्यूज़ पुट करनी होंगी तब कंजप्शन निकलेगा। Y है इनकम, A है कॉन्स्टेंट टर्म और B है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, जिसको आप बोल सकते हो MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, एंड यहाँ पे U है एरर टर्म, ठीक है। और MPC निकालने के लिए K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा पहले सेमेस्टर्स में। तो यहाँ पे ये सारे इनके मतलब हैं। उसके बाद ये एरर टर्म, यहाँ पे जो ये U है ये रिप्रेजेंट करती है ऑल दो फैक्टर विच अफेक्ट कंजप्शन बट नॉट इंक्लूडेड इन मॉडल। जैसे जो भी फैक्टर्स है जो कंजप्शन को अफेक्ट करते हैं लेकिन वो इस मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं, उनको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आपकी फैमिली का साइज़, आज आप 5 थे फैमिली के अंदर मेंबर्स, लेकिन आपके दादा दादी भी आ गए तो 7 मेंबर्स हो गए। तो अब आप 7 मेंबर हो गए तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज़ होगा। तो चाहे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो या ना हो, कंजप्शन तो होगा बिकॉज मेंबर्स इंक्रीज़ हो गए। तो ये फैक्टर यहाँ पे आते हैं एरर टर्म के अंदर। इकोनॉमिक जो इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोनॉमिक थ्योरी का, जो कि टेस्टेड होता है यूजिंग डेटा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है रोल ऑफ डेटा इन इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। तो डेटा का क्या रोल होता है इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में, तो डेटा यहाँ पे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनोमेट्रिक्स में। विदाउट डेटा, बिना डेटा के कोई भी मॉडल को हम टेस्ट नहीं कर सकते। डेटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है। जैसे कि डेटा ये भी हो सकता है टाइम सीरीज़ डेटा की 2025 में ऐसा हुआ था, 2026 में ऐसा, 2024 में इतना। जैसे पॉपुलेशन होता है, यहाँ पे लेट से 1 लाख पॉपुलेशन थी आपकी विलेज की, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 1,20,000। तो ऐसा कुछ ये है टाइम सीरीज, टाइम के हिसाब से जो डेटा होता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा, डेटा मैनी यूनिट्स में हो सकता है एक टाइम पे। ये आपके मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और ये अपने एब्सेंट है, ये प्रेजेंट स्टूडेंट है। तो ये जो डेटा होता है ये क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। देन पैनल डेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइम और इंडिविजुअल। अब आपने बताया 2026 में हमारा टॉपर था ये और 2025 में टॉपर था ये, तो यहाँ पे टाइम भी बता दिया और टॉपर भी बता दिया, तो दोनों डेटा हो गए। तो डेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ वी स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर वी कलेक्ट इनकम एंड कंजप्शन डेटा ऑफ हाउस होल्ड। तो जैसे हमें देखना है कि कंजप्शन, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या सच में कंजप्शन बढ़ रहा है, तो हमें क्या देखना होगा, जो हाउस होल्ड लोग हैं उनकी इनकम देखनी होगी और उनका कंजप्शन कितना है वो देखना होगा। तो डेटा हेल्प करता है कन्वर्ट करने में थ्योरेटिकल जो मॉडल है, इकोनॉमिक जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में, ठीक है, टेस्टेबल मॉडल्स के थ्रू। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ मॉडल। एस्टिमेशन का मतलब होता है एक्चुअल न्यूमेरिकल रिलेशन से फाइंड करना दो वेरिएबल्स के बीच में डेटा का यूज़ करके। इकोनोमेट्रिक्स में क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर OLS मेथड एस्टिमेट करने के लिए मॉडल को। तो एक मेथड होता है इकोनोमेट्रिक्स में जो कि यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए मॉडल को, जिसका नाम है OLS, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। ये मेथड हमें हेल्प करता है बेस्ट वैल्यू फाइंड करने में, जैसे A और B पैरामीटर।
तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आफ्टर एस्टिमेशन करने के बाद आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के बाद क्या पता चला, कंजप्शन इज इक्वल टू 40 प्लस यहाँ पे 0.75 वाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इंक्रीज़ को इनकम को बढ़ा दें 1 यूनिट से, तो हमारा कंजप्शन कितना बढ़ेगा, 0.75 यूनिट से। तो ये एस्टिमेशन हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या डायरेक्शन है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, आपकी इनकम और आपका कंजप्शन, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन करने के बाद हमें चेक करना होता है वेदर द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है वो वैलिड है या फिर नहीं। इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिंपल शब्दों में कहें तो वी चेक वेदर जो रिलेशनशिप मिली है हमें मॉडल के अंदर वो रियल है या फिर ऐसे ही बाई चांस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट करने के लिए हमें स्टैटिकल टेस्ट लेने होते हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट। इंडिविजुअल वेरिएबल है तो उसके लिए टी टेस्ट लेते हैं, ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस देखनी है तो उसके लिए एफ टेस्ट लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अगर इफ़ वी टेस्ट वेदर इनकम रियली इफेक्ट कंजप्शन, हमको टेस्ट करना है कि इनकम से क्या सच में कंजप्शन बढ़ रहा है, रियली इट हैपन्स और नॉट। तो हमें क्या करना होगा, वो टेस्ट लगाना होगा, चाहे वाई टेस्ट हो चाहे टी टेस्ट हो, इनमें से एक करना होगा। ये करने के बाद हमें देखना होगा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट आया तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये रिलेशनशिप है। अगर इनसिग्निफिकेंट आया तो हम सोच लेंगे हाँ ये रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिसी इवेल्युएशन एंड फोरकास्टिंग। तो ये फाइनल स्टेज होता है पॉलिसी इवेल्युएशन, जो कि इसका मतलब होता है इकोनोमेट्रिक रिजल्ट्स डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। इफ़ यू फाइंड दैट इनकम स्ट्रांगली अफेक्ट कंजप्शन, अगर हमें पता चलता है हमारी जो इनकम है वो कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना सकता है जो कि टैक्सेशन, इनकम सपोर्ट, वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड है, ताकि लोगों को ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स यूज़ करते हैं, हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि क्या फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, कंजप्शन, इनकम, डिमांड वगैरह। ठीक है, तो ये रियल लाइफ वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इकोनोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स, डेटा, स्टैटिकल मेथड्स। जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूज़ करके किसका, मॉडल्स का, डेटा और स्टैटिकल टूल्स का, तब उसको बोलते हैं इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। एक इट इंक्लूड बिल्डिंग ए मॉडल, इसके अंदर हम कोई मॉडल बिल्ड कर सकते हैं या फिर एस्टिमेट कर सकते हैं, डेटा को यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं डेटा वैलिड है या नहीं, और यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्शन और पॉलिसी डिसीजंस के लिए। तो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस का ये मतलब होता है। अब आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में लिखने ज़रूरी होते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, आपका एक बेसिक आइडिया है कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या है, एक जब हम इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल। उसके बाद है डेटा क्या है, तो ये जो रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा होती है। एस्टिमेशन क्या है, फाइंड करना न्यूमेरिकल वैल्यूज़। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, चेक करना कि जो हमने यहाँ से थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी से जो मॉडल बनाया है ये वैलिड है या नहीं, इट इज़ वैलिड और नॉट। तो ये क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पॉलिसी इवेल्युएशन, इन रिजल्ट्स को चेक करके डिसीजन लेना कि ये डिसीजन अच्छा रहेगा। इकोनोमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको यूजिंग स्टैटिक्स मॉडल्स वगैरह का यूज़ करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन, ये हमारा रिवीजन भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM इन डिटेल, एक्सप्लेन इट्स assumptions एंड प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेटर, ऑल्सो डिस्कस वाई OLS इज कंसिडर्ड एज ब्लू बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो ये सारा है, पहले डिस्कस करना है CLRM क्या होता है, फिर उसके assumptions प्रॉपर्टी, फिर OLS डिस्कस करना है, फिर OLS को ब्लू को माना जाता है। ऑल द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा बेसिक एंड इम्पोर्टेंट मॉडल है इकोनोमेट्रिक्स में जो कि यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इन सब के बीच में स्टडी करते हैं तब उनको बोलते हैं CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये हेल्प करता है हमें समझने में कि कैसे एक वेरिएबल के चेंज होने से अनदर वेरिएबल चेंज होता है रियल डेटा के यूज़ से और स्टैटिकल मेथड से।
व्हेन वी स्टडी इनकम अफेक्ट्स कंजप्शन, तो कैसे प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, ये भी स्टडी करते हैं। तो ये आता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर। उसके बाद आता है मीनिंग क्या है CLRM का। तो देखो, जब हम अज्यूम दैट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज लीनियर इन नेचर, ये अज्यूम करते हैं कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में वो लीनियर है। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेक्ट किया जाता है लीनियर इफ फंक्शन में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म के अंदर, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है मॉडल का, तो ये आप फॉर्म याद करो या फिर मत करो, रहने भी दे सकते हो। वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x1 x2 एक्सेट्रा यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये इंडिपेंडेंट है, y है डिपेंडेंट, और ये x1 x2 ये है इंडिपेंडेंट, और b0 है ये इंटरस्पिट, और b1 b2 ये है कोफिशिएंट, और u है एरर टर्म। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। द एरर टर्म रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो कि इस मॉडल को अफेक्ट करते हैं लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुए इस मॉडल के अंदर, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे कि फैमिली का साइज बढ़ गया, आपकी हैबिट्स इंक्रीज हो गई, सब कुछ। अब अजम्पशंस क्या है इस मेथड के, तो नाउ अजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि करेक्ट मेजरमेंट आए। सबसे पहले लीनियरिटी, तो यहाँ पे रिलेशनशिप दो इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में लीनियर होनी चाहिए पैरामीटर, जैसे ए और बी। रैंडम सैम्पलिंग, डेटा जो यूज़ कर रहे हो वो मॉडल कलेक्टेड होना चाहिए रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। नो परफेक्ट मल्टीकोलरिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कोई भी परफेक्टली रिलेटेड नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि आपकी इनकम कंजप्शन, ये डिपेंडेंट है बिकॉज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस और कंजप्शन, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। प्राइस का कंजप्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। जीरो मीन ऑफ एरर टर्म, तो एवरेज वैल्यू जो एरर टर्म की है वो जीरो होनी चाहिए, मीनिंग यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक जीरो नहीं होना चाहिए। होमोसेंडिसिटी, वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन, सबके लिए सेम होनी चाहिए। एरर ये नहीं इसके लिए अलग है दूसरे के लिए अलग। नो ऑटो कोलरेशन, एरर जो टर्म्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलिटी ऑफ एरर, एरर जो टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जो कि हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है ऑर्डिनल लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर्स जो कि CLRM की हैं। जो पैरामीटर्स A एंड B होते हैं इनको एस्टिमेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्स। इट वर्क्स बाय मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज़ एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। जब हम सम करते हैं जो भी डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल जो वैल्यू थी और जो प्रेडिक्ट की थी हमने वैल्यूज़ उनके बीच में, तो ये वर्क करता है। इन सिंपल हमें फाइंड करना होता है बेस्ट पॉसिबल लाइन जो कि फिट करती है डेटा के अंदर। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडी इनकम और कंजप्शन, OLS हमें हेल्प करता है कि कितने कंजप्शन पे कितनी इनकम बढ़ रही है। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले अनबाइज्ड होना चाहिए ये, ठीक है। ये वैल्यूज़ करेक्ट होनी चाहिए और एवरेज होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बाइज्ड नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी, स्मॉलेस्ट वेरिएंस, यहाँ पे ऑल लीनियर एस्टिमेटर होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, जो सैंपल का साइज़ है वो इंक्रीज होना चाहिए, और एस्टिमेटर है क्लोजर होना चाहिए ट्रू वैल्यूज़ के, ऐसे नहीं है हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। अब इसको ब्लू क्यों कंसिडर किया जाता है, तो इसको ब्लू इसलिए कंसीडर किया जाता है, एक बार देखो ब्लू का मतलब क्या होता है। OLS ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्ड, इसको ब्लू क्यों कंसीडर, ब्लू का मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, ठीक है। बेस्ट का मतलब मिनिमम वेरिएंस है इसके अंदर, और लीनियर का मतलब इट बेस्ड ऑन लीनियर फंक्शन, लीनियर मतलब लीनियर फंक्शन पे बेस्ड है। अनबाइज्ड मतलब करेक्ट रिजल्ट देता है एवरेज के बेसिस पे, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए इसको BLUE कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मेथड है CLRM, ये एक फंडामेंटल टूल है इकोनोमेट्रिक में, जो कि एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल सिंपल लीनियर फॉर्म में, और यूज़ किसका करता है OLS का, ठीक है, एस्टिमेशन करने के लिए। हमारा ये क्वेश्चन हो गया डन। उसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैट्रिक्स अप्रोच टू द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, डिराइव द के वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म में, और एक्सप्लेन करना है OLS एस्टिमेशन यूजिंग मैट्रिक्स। ऑल्सो डिस्कस करना है वेरिएंस कोरिवेंस मैट्रिक्स ऑफ एस्टिमेटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स अप्रोच LRM मॉडल की, ठीक है, मैट्रिक्स अप्रोच LRM मॉडल की, फिर के वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल डिराइव करना है, फिर OLS एस्टिमेशन निकालनी है जो मैट्रिक्स है उसका यूज़ करके। देन डिस्कस करना है वेरिएंस को, वेरिएंस क्या होता है मैट्रिक्स
जो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा ये यहाँ पे ऐसे डिस्कस करना है। देखो भाई, मैं समझ सकती हूँ आपको ये जो अपना सब्जेक्ट है थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है हम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमारे कोर्सेज़ के अंदर जो कि ये इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा कोऑपरेट करो एंड समझने की ट्राई करो। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं जितना इजी वे में हो सकता है उतना इजी तरीके से बता दूँगी। चाहे कोई भी वर्ड हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो आप कमेंट्स में, आई रिप्लाई। ठीक है, जब भी आप कमेंट करोगे तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा। अनवांटेड कमेंट्स का नहीं, जो भी आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, जो भी समझना है, नोट्स की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की हेल्प चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा कमेंट्स करते हो जो कि फालतू के होते हैं तो उनका रिप्लाई करने में थोड़ा रहता है। ठीक है, और अगर आपको रिव्यूज़ शेयर करने हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कि कैसी क्या हम मेरी टीचिंग स्टाइल है वो समझ आ रही है नहीं। बिकॉज इन्हीं रिव्यू से मुझे हेल्प मिलेगी आगे बच्चों को और पढ़ाने में। आप तो सबके सीनियर हो, सेमेस्टर 8 में हो, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी पढ़ाना है सेमेस्टर 2nd 3rd वाले को, तो आप उनके लिए थोड़ा तो कर सकते हो ना कि अगर आपको समझ आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो इस चैनल को लोगों के साथ, ताकि और सारे स्टूडेंट्स जुड़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो अभी इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने फालतू का ज्ञान दे दिया यहाँ पे, आप स्किप कर सकते थे। चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने देखा कि मैट्रिक्स अप्रोच से रिलेटेड हमने सब कुछ डिस्कस करना है। तो देखो मैट्रिक्स अप्रोच to the linear regression model is compact and advanced way of writing and solving regression equations। regression equations होती हैं, अगर आपके पास एडवांस्ड बिजनेस रिसर्च का सब्जेक्ट था, उसकी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये चीज़ें थी। तो जो वो इक्वेशंस होती हैं, कोई भी इक्वेशन लगा लो, जैसे y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ये लेट्स से रिग्रेशन इक्वेशन, इसको हम कॉम्प्लेक्स वे में, एडवांस वे में जब लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनती है? मैट्रिक्स ऐसे बनती है कुछ करके। ठीक है, तो मैट्रिक्स ये होती है, यहाँ पे बुक्स टाइप की कुछ बनती है, बिजनेस मैथ के सब्जेक्ट में आपने देखा होगा 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, व्हेन वी यूज़ मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट ऑल वेरिएबल्स टुगेदर, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। हम सारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ, ठीक है, सेपरेटली नहीं करते। और हम इक्वेशंस में लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता? सेपरेटली रिप्रेजेंट करना पड़ता। देयर आर मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडल्स में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स अप्रोच का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो मैट्रिक्स अप्रोच का मतलब होता है राइटिंग द रिग्रेशन मॉडल यूजिंग मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ सेपरेट इक्वेशन। जैसे कि आप एक तो पहले ये इक्वेशन नंबर 1 डालो, देन इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर 3, एंड देन इनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाओ। तो ये कितनी ज़्यादा इक्वेशन बना दी, बंदा कन्फ्यूज हो जाए इतनी ज़्यादा इक्वेशंस को देखें। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या कर सकते हो, आप लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हो, तीनों इक्वेशन की कंबाइन करके एक बॉक्स बना सकते हो और उसमें ये तीनों लिख सकते हो। तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स जो अप्रोच होती है। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है आसानी से समझने में चीज़ों को, और बेटर वे में हम इनको समझ सकते हैं। जैसे आप लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है, वी कैन राइट मैट्रिक्स फॉर्म में कि एक्स बी प्लस सी यू, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल तरीके से हमें समझ आ जाए। वाई क्या है यहाँ पे? वेक्टर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। देन एक्स क्या है? मैट्रिक्स इंडिपेंडेंट की। बी क्या है? वेक्टर का कोएफिशिएंट। यू क्या है? कोएफिशिएंट जो वेक्टर है ये एरर टर्म का। सारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ लिख दो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स अप्रोच। नाउ चलो डिस्कस करते हैं के वेरिएंस रिग्रेशन मॉडल क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो व्हेन वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम यूज़ करते हैं के वेरिएंस रिग्रेशन मॉडल का। ठीक है, यहाँ पे y का मतलब होता है कॉलम जो कि सारी वैल्यूज़ के डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उनको शो करेगा, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करेगा, b यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स को शो करेगा, u सारे एरर टर्म्स को। ये सारे सब में कॉमन है, आप सारे में लिख सकते हो। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम सारे लार्ज जो डेटा है उसको हैंडल कर सकते हैं। देन है OLS। तो जब हम बात करते हैं OLS की, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मैट्रिक्स को यूज़ करके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइंड करना बेस्ट वैल्यू कोएफिशिएंट की। जब हम फाइंड करते हैं बेस्ट वैल्यू कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हम कैसे करते हैं? OLS एस्टिमेशन इज
बी इज इक्वल टू एक्स, जो भी ये आप एक्स अंदर -1 एक्स फिर वाई, तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में जो एक्स बार है वो उसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ एक्स, देन ये जो है इसका मतलब है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देन फॉर्मूला हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने में बेस्ट फिट कोएफिशिएंट क्या है। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं देखते तो हमें बहुत सारी इक्वेशंस है वो मैनुअली सोल्व करनी होती, फिर हमें सॉल्यूशन मिलता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने सिंपल जस्ट फॉर्मूला देखा, उससे मैट्रिक्स से सॉल्यूशन निकाला डायरेक्टली, तो ये हमारा OLS मेथड में होता है। ये फॉर्मूलाज आपको याद कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट ऐसा है कि न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, सो आप थ्योरी पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एस्टिमेटर, तो ये शो करते हैं कि हाउ मच द एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट वेरी एंड हाउ दे आर रिलेटेड। जो आपके एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट है वो कैसे एक दूसरे से अलग है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम देखते हैं वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स में। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और ये मैट्रिक्स हमें क्या देती है, वेरिएंस ऑफ ईच कोएफिशिएंट डायगोनल बेसिस पे, ये आपके डायगोनल होते हैं, और कोवेरिएंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ डायगोनल के बेसिस पे। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा था क्या? सो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन और कोवेरिएंस की मैट्रिक्स के अंदर। ये इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज हमें इससे हमारी जो एक्यूरेसी है उसका पता चलता है, और ये यूज़ किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसके मैंने 2 टेस्ट बताए थे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन कौन से टेस्ट थे, अगर आप अच्छे से सुन रहे होगे तो आपको याद होगा। देन ये हमें शो करता है कि जो कोएफिशिएंट्स हमें मिल रहे हैं वो रिलायबल है, मतलब वो वैलिड है, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा ये हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्ट करने में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, अगर वेरिएंस स्मॉल है देन एस्टिमेशन स्मॉल रिलायबल होंगे, अगर वेरिएंस लार्ज है देन वो कम रिलायबल होंगे। ठीक है, अभी आपका कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो, बिकॉज मैं कंक्लूजन इसलिए रीड नहीं करती, आप कोई भी वीडियो देखो किसी में भी नहीं रीड किया, बिकॉज आप अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो कंक्लूजन आप अपने आप से समझ सकते हो आसानी से। सो कंक्लूजन अपनी खुद से पढ़ना चाहिए सबको, ठीक है, ताकि समझ आए चीज़ें। सो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल की कुछ फंक्शनल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि लीनियर, लॉग लॉग, सेमी लॉग मॉडल्स। ये डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है कैसे ये इंटरप्रेट करते हैं कोएफिशिएंट्स को, और ये भी एक्सप्लेन करना है रिग्रेशन मॉडल्स जो हैं उनकी क्वालिटेटिव क्या होती है वेरिएबल्स, और डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो इकोनोमेट्रिक्स के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल हमेशा सिंपल और स्ट्रेट नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस रिलेशनशिप होती है वेरिएबल्स के बीच में। इसीलिए हमें उनको समझने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस और रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको चाहिए, तो इसीलिए बनाए गए थे फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल, जो कि हमें समझने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि वेरिएबल्स न्यूमेरिकल नहीं है, वो क्वांटिटी के रूप में नहीं है, वो क्वालिटेटिव है, जैसे कि जेंडर किसी का, रिलीजन किसी का, ये सब, तो इनको बोलते हैं डमी वेरिएबल्स, जिनके अंदर रिग्रेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं फंक्शनल फॉर्म्स क्या होती है। सबसे पहले होता है लीनियर मॉडल। तो जो लीनियर मॉडल होता है ये क्या होता है आपका, सबसे पहले ये देखना है। यहाँ पे है लीनियर मॉडल, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रिग्रेशन की, जिसके अंदर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इस मॉडल में y का क्या मतलब है, चेंज, द चेंज इन y इज कांस्टेंट। अगर y में चेंज होता है तो वो कांस्टेंट होता है फॉर ए यूनिट चेंज इन x। ठीक है, अगर आपका y में चेंज होगा तो ज़रूरी नहीं है x में चेंज हो। अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कंजप्शन 0.8 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 20 शो करता है कांस्टेंट चेंज। ठीक है, यहाँ पे आपका लीनियर मॉडल जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन का मॉडल है। तो यहाँ पे फिर है लॉग लीनियर मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो लॉग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये y वाला जो कि लॉग फॉर्मेट में है। हेयर अगर आप चेंज करते हो x के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा y के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हो तो इट विल लीड टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल।
जैसे अगर आप बी कर देते हो 0.05, इसका मतलब है 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी एक्स में, तो अगर एक्स में इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली वाई में भी वो इंक्रीज होगी। तो ये मॉडल जब यूज़फुल है जब हम किसी चीज़ का परसेंटेज बेसिस पे इफेक्ट निकालना है। जैसे एक आपके बिजनेस मैथ में नंबर आए और एक इको में नंबर आए, ठीक है, हमें पता है कितने नंबर आए, अब हमें परसेंटेज के ऊपर निकालना है कि किसमें कितना चेंज आया। तो अगर परसेंटेज के बेसिस पे निकालना है तो हमें लॉग लीनियर मॉडल यूज़ करना होगा, सो दैट हमें एग्जैक्ट जो परसेंटेज के बेसिस पे नंबर मिल सके, ठीक है। तो हमारे ये दूसरा मॉडल था। उसके बाद थर्ड मॉडल है लॉग लॉग मॉडल। तो ये मॉडल दोनों के लिए होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। दोनों यहाँ पे लॉग फॉर्मेट में लिखना होता है, जैसे लॉग लॉग, पहला भी डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों लॉग फॉर्मेट में लिखना होता है। जैसे कि log y ये डिपेंडेंट, a प्लस बी log x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे b क्या शो करता है, इलास्टिसिटी, जिसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन y क्यों होगा। अगर आपका परसेंटेज चेंज वाई हो रहा है तो एक्स में भी चेंज होगा, अगर एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई में भी होगा। आप जितना रबड़ का खींचते जाओगे उतना रबड़ में चेंज होता जाएगा, वो उतना ही लंबा होता जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे है अगर बी 0.8 हो गया, इसका मतलब 1% इंक्रीज हो रहा है एक्स में, तो फिर इससे क्या होगा, 0.8% इंक्रीज होगा वाई के अंदर। ये मॉडल यूज़फुल है इकोनॉमिक्स में जब हम मेजर करना हो इलास्टिसिटी कि एक चीज़ में चेंज करने से दूसरी चीज़ में कितना चेंज आया। नेक्स्ट मॉडल है सेमी लॉग मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, दो केसेस होते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लॉग फॉर्मेट में लिखा जाता है, चाहे वो अपना डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट केस ये होता है log y प्लस ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लिख दिया लॉग फॉर्मेट में, ठीक है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट को लिख दिया लॉग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर x चेंज होता है तो y में कितनी परसेंट चेंज हुआ वो होगा, और यहाँ पे x चेंज हो रहा है तो y पे क्या इफेक्ट डला वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिख दिया, देखो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये है आपका डिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर लोग लगाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट में आएगा, यहाँ पे लगाते हैं तो वो डिपेंडेंट में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ मॉडल भी हो गया। उसके बाद है इंटरप्रेट कैसे करते हैं इन कोएफिशिएंट्स को, कैसे क्या पता चलता है। इसका मतलब है कि लीनियर मॉडल के अंदर हम चेंज करते हैं यूनिट्स के अंदर, यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दोनों वेरिएबल्स में, यहाँ पे सिर्फ एक में, यहाँ पे मिक्स करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स भी निकल सकती हैं और परसेंटेज भी। तो आपको चूज़ करना है कि करेक्ट वेरिएबल कौन सा है, करेक्ट मॉडल कौन सा है आपके लिए, आपको क्या चाहिए उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड, आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको इसमें से अगर एक मेथड के चाहिए, दो मेथड्स के लिए चाहिए, तो जिसके बेसिस पे जो चीज़ आपको नीड है उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी है डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं। डमी वेरिएबल्स मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दे आर नॉट न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड। जैसे जेंडर, मेल फीमेल, रिलीजन, अर्बन रूरल, एजुकेशन, ग्रेजुएटेड, नॉन ग्रेजुएट, ये वेरिएबल्स क्वालिटी के बेस पे होते हैं। आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर रेगुलेशन होता है, ठीक है। जब 1 होता है इसका मतलब ये कैटेगरी है, 0 होता है एब्सेंस ऑफ कैटेगरी। एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू स्टडी सैलरी बेस्ड ऑन जेंडर। हमें देखना है कि गर्ल्स को कितनी सैलरी मिल रही है और बॉयज़ को कितनी सैलरी मिल रही है उनके जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। तो हम डमी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डी इज़ इक्वल टू 1 फॉर मेल, डी इज़ इक्वल टू 0 फॉर फीमेल। अगर गर्ल को सैलरी मिल रही है तो हम लिखेंगे डी इज़ इक्वल टू 0, एंड अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे तो गर्ल की और 1 लिखेंगे तो मेल के लिए। अगर बी इज़ इक्वल टू 5000 है, इट मीन्स मेल जो है वो 5000 ज़्यादा कमा रहे हैं गर्ल्स से एवरेज बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो निकालने के लिए आप सैलरी लिखोगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखोगे ए जो आपका कांस्टेंट होता है प्लस बी और डी। तो ये डी किसका है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर 0 लिखोगे तो वो आपका है फीमेल का, 1 लिखोगे तो वो है मेल का। तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, देन आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि बी 5000 अगर 5000 आ रहे तो मतलब लड़के 5000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं गर्ल्स से। ये होता है डमी वेरिएबल। मल्टी डमी वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे अब तो हमने सिर्फ एक कैटेगरी देखी कि जेंडर के बेसिस पे कौन कितना कमा रहा है, तो वो डमी वेरिएबल। मल्टी डमी मतलब आप जेंडर भी देख रहे हो, अलोंग विद दैट आप देख रहे हो कि एजुकेशन, और अलोंग विद दैट आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड उनका रूरल है अर्बन है। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा 3 कैटेगरीज इंक्लूड करते हो तब उनको कैलकुलेट करते हो, तो वो डमी वेरिएबल मल्टी डमी वेरिएबल में आता है एक्चुअली। तो ये आप कंक्लूजन रीड करो।
सो आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मल्टीकोलरिटी, उसका मतलब, कोजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये क्यों होती है रिग्रेशन एनालिसिस में, और हमें डिफरेंट जो मेथड्स हैं इसके वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पता चलता है हमें कि मल्टीकोलरिटी हो गया। जैसे कोई बीमारी होती है तो क्यों होती है, उसका मतलब क्या है और क्या उसके कारण है, ठीक है, और हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें ये बीमारी होगी, तो ऐसे मल्टीकोलरिटी होती है, और हम उससे कैसे बच सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बीमारी से, तो उसी को बोलते हैं बीमारी की जगह आप मल्टीकोलरिटी लिख दो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मल्टीकोलरिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है रिग्रेशन एनालिसिस में, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, तो इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट बन जाता है कि कैसे हम रियल जो इफेक्ट है वेरिएबल्स का वो समझिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। चलो फिर से, मल्टीकोलरिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से हाईली रिलेटेड बन जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने के लिए कि क्या जो रियल इफेक्ट है किसी भी वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। देखो, अगर बोथ इनकम और वेल्थ दोनों एक साथ बढ़ जाए तो हमें समझ नहीं आएगा कि इनकम बढ़ने से इस चीज़ पे फ़र्क पड़ा या फिर वेल्थ बढ़ने से इस चीज़ पे फ़र्क पड़ा। तो दोनों का एक साथ बढ़ना क्या क्रिएट कर देगा, एक कॉमन प्रॉब्लम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, जिसका नाम है मल्टीकोलरिटी। इसके बाद है मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। जब दो या दो से ज़्यादा की जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सप्लेनेटरी मूव करें दो एक साथ, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ, तो हमें उसका इंडिविजुअल का जो इफेक्ट है वो नहीं पता चल रहा। कोजेज, अब ये क्यों होती है, सबसे पहले तो यूज़ ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स, दिस हैपन व्हेन वेरिएबल्स मेजर ऑलमोस्ट सेम थिंग लाइक इनकम एक्सपेंडिचर, बिकॉज दे मूव टुगेदर इट क्रिएट ओवरलैप। आप और आपका दोस्त दोनों एक स्कूल में जा रहे हो तो दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सेम पढ़ रहे हो। अब आपने क्या किया, आप दोनों के मार्क्स कम आ रहे थे, आपके मार्क्स आ रहे थे 70, उसके आ रहे थे लेट्स से 80। आपने क्या किया, अच्छे से पढ़ना, आपकी सारी चीज़ें सेम थी, सिमिलर वेरिएबल्स थे, सारी चीज़ें सेम थी, टीचर सेम, क्लास सेम, सब कुछ सेम। अब आपने भी मेहनत स्टार्ट कर दी, इसने भी, आप दोनों के 90 मार्क्स हैं। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा क्यों आपके 90 मार्क्स आए दोनों के, पहले तो एक ऊपर था एक नहीं, अब दोनों में इंक्रीजमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या क्या एक चीज़ थी जिससे इम्पैक्ट डाला, ठीक है। अब आता है पुअर डेटा कलेक्शन। अगर इफ़ द डेटा इज़ वेरी लिटिल वेरिएशन, स्मॉल साइज, आपने सैंपल लेके आए पॉपुलेशन का कि 2-3 घर का लेके आ गए सैंपल की, 2-3 घर में ये हो रहा है, क्यों ज़रूरी थोड़ी ना वो 2-3 घर में जो चीज़ हो रही है वो हर एक घर में हो, नहीं, वेरी स्मॉल साइज आप लेके आ गए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रही। डमी वेरिएबल ट्रैप, ये जब भी होता है जब बहुत ज़्यादा आप डमी वेरिएबल्स इंक्लूड कर दो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, वो फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशनशिप, अगर आप एक वेरिएबल को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हो दूसरे वेरिएबल से, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे ये वीडियो है, इसका लेट से मैं वैसे पार्ट 2 नहीं डालूंगी, सिर्फ आपका ये पार्ट 1 ही रहेगा, जो है सब कुछ इसी में है। तो आपकी लेट से ये वीडियो है टोटल, इसके मैंने 2 पार्ट बना दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये दोनों आपको देखने होंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक पे है, इन दोनों का सेम टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये होता क्या है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, तो अनस्टेबल एस्टिमेट, स्मॉल चेंजेस इन डेटा कैन कोज बिग चेंज इन कोएफिशिएंट। अगर आप थोड़ा सा चेंज डेटा के अंदर करो ना तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज होता है कोएफिशिएंट्स के अंदर, ठीक है, जिससे जो रिजल्ट है वो अनरिलायबल बन जाता है। दूसरा, लार्ज स्टैंडर्ड एरर्स, अगर आपके स्टैंडर्ड जो एरर्स आ रहे हैं वो एक्यूरेसी शो करते हैं, जितने ज़्यादा एरर होंगे उतनी एक्यूरेसी कम होगी। इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल, आपने मॉडल का टेस्ट किया वो शो कर रहा है इनसिग्निफिकेंट, अगर टेस्ट करने के बाद वो इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है इसका मतलब इस मॉडल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। रॉन्ग साइंस ऑफ कोएफिशिएंट, पॉजिटिव साइन था आपने उसकी जगह नेगेटिव यूज़ कर लिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव यूज़ कर लिया, या फिर कोई भी साइन था आपने कोई भी नहीं लगाया, इससे क्या होती है मिसलीडिंग हो जाती है और इससे अपोजिट साइन से हमें पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इस बीमारी को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता लगेगा कि हमें ये बीमारी है, ठीक है। तो डिटेक्ट करने के लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर वैल्यूज़ क्लोज हैं इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, अगर वैल्यूज़ एक दूसरे से दूर हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर नहीं है।
फिर आता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये मेज़र करता है कि जो मल्टीकोलरिटी है वो इंक्रीज हो रही है कितनी वेरिएंस से, मतलब अगर VIF ज़्यादा होगा 10 से तो मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमें शो करता है कि कितनी चीज़ बढ़ने से ये चीज़ बढ़ रही है। हाई R2 बट लो T वैल्यूज़, अगर ओवरऑल मॉडल फिट कर रहा है हाई R2 होगा, जैसे आप जो है ये मॉडल है आपने जो प्रॉब्लम है उसके अंदर फिट कर रहे हैं तो आपका R2 क्या रहेगा, हाई एडजस्टेड R2। लेकिन जो इंडिविजुअल वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो ये इंडिकेट करता है मल्टीकोलरिटी का। ऑक्सिलरी रिग्रेशन, हेयर हम क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं अदर्स पे चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं। सो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। आफ्टर दिस वी हैव जो रेमिडल और मेजर्स या फिर सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के। ड्रॉप वन वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल ले रहे हो तो उसमें से एक वेरिएबल को छोड़ दो, ठीक है। हाईली जो रिलेटेड वेरिएबल होता है मॉडल से उसको हटा दो, जैसे इनकम और वेल्थ, तो यहाँ पे एक को हटा दो, या तो इनकम रख लो या फिर वेल्थ रख लो, या फिर वेल्थ को हटा दो इनकम को हटा दो, एक चीज़ को हटा दो, इनकम ले लो या फिर वेल्थ ले लो। कंबाइन वेरिएबल्स, अगर आपके दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन कर दो, जैसे आपके जो बायोडेटा है उसके अंदर आपकी एजुकेशन है, अलॉन्ग विद दैट आपने लिख रखा है एक्सपीरियंस, दोनों को कंबाइन करके लिख दो स्किल इंडेक्स, ठीक है। फिर है इंक्रीज सैम्पल साइज, जो सैंपल ले रहे हो आप वो सिर्फ एक दो फैमिलीज़ का मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ का लो, आप जो डेटा है वो बढ़ाओ उसको और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। बेटर डेटा कलेक्ट करो डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से ताकि वेरिएशन आए उसके अंदर, और ये रिमूव करता है मल्टीकोलरिटी का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, वी कैन चेंज वेरिएबल्स यूजिंग लॉग्स रेशियोज डिफरेंसेस टू रिड्यूस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमें लॉग्स रेशियोज और डिफरेंसेस से वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हेयर वी हैव कंक्लूजन, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। सो आई होप ये यहाँ पे पढ़ लिया होगा। अभी है नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हेरोसिडिटी क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है रिग्रेशन मॉडल के अंदर, उसके मीनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और OLS एस्टिमेशन क्या होता है, और कौन सा मेथड है जो यूज़ किया जाता है डिटेंशन के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि एरर्स जो हो रहे हैं वो प्रॉपरली बिहेव करें। रियल लाइफ में अगर ये एजम्पशन फॉल कर जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। दो कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेरोसेंडिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप स्पेलिंग याद कर सकते हो बिकॉज बहुत ही लंबा वर्ड है। देखो हेट्रोसेंडिसिटी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, दीज प्रॉब्लम्स अफेक्ट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मॉडल की। एक्यूरेसी मतलब कितना वैलिड है, और रिलायबिलिटी क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये दोनों को अफेक्ट करती है मॉडल की, जो भी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी उसको। हेट्रोसेंडिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर एक चीज़ में एरर आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर भी एरर आए, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। वेरिएंस होता है ऑफ एरर टर्म्स इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद सिंपल शब्दों में कहें, स्प्रेड ऑफ एरर कीप चेंजिंग। अगर इनकम का डेटा पुअर पीपल में है स्मॉल वेरिएशन, देखो अगर आपकी इनकम है उसके अंदर लोग जो गरीब लोग हैं वो कम खर्चा कर रहे हों, लेकिन रिच पीपल वो ज़्यादा कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। तो एरर यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है। कोजिज, अब ये क्यों होता है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपके इनकम का डिफरेंस होता है व्हेन डेटा इंक्लूड रिच और पुअर ग्रुप्स, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा। और नेचुरली है, रिच के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, पुअर लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है। मेजरमेंट एरर, हम रॉन्ग और इनकन्सिस्टेंट डेटा ले लें, क्या पता अनइक्वल एरर ये भी क्रिएट करता हो। ओमिशन ऑफ इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग होते हैं जिसकी वजह से एरर्स अनइवन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं इससे, अब एक तो अनबाइज्ड बट इनएफिशिएंट एस्टिमेट आ सकता है। जो OLS जो आप मेथड यूज़ करते हो उससे जो रिज़ल्ट आता है वो स्टिल एवरेज आता है। उससे क्या होता है, आपका एफिशिएंट और बेस्ट रिजल्ट नहीं आता, बट हाँ एवरेज रिजल्ट आता है। लार्ज स्टैंडर्ड एरियर्स, जो यहाँ पे एरियर्स होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और उनकी टेस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। रॉन्ग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, T टेस्ट और हम F टेस्ट, रिजल्ट्स मिसलीड कर सकते हैं इन दोनों टेस्ट को।
जैसे हम वैलिड मान रहे थे डेटा को, लेकिन वो इनवैलिड है, लेकिन फिर भी वैलिड शो हो रहा है, सो इट कैन बी मिसलेड दिस डिटेक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा? पहले ग्राफ मेथड से। दूसरा यहाँ पे देखो, ग्राफ मेथड का मतलब है यहाँ पे अगर आप रेजिडुअल्स हैं, जो घर पे रहने वाले लोग हैं, वी प्लॉट रेजिडुअल्स, वो अपनी जो स्प्रेड है वो इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, तो इसका मतलब है हैरो डेंसिटी एग्जिस्ट करते हैं। वाई टेस्ट का मतलब यहाँ पे है जर्नल टेस्ट करो सबके लिए हैरो डेंसिटी का, कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। रेमेडीज़ यहाँ पे सॉल्यूशंस की ट्रांसफॉर्मेशन करो वेरिएबल का। टेकिंग ए लॉग ऑफ वेरिएबल कैन रिड्यूस वेरिएशन। आप ये जो लॉट ऑफ वेरिएबल्स थे इसमें से एक दो वेरिएबल्स को हटा दो। वेटेड लिस्ट स्क्वायर WLS। डिफरेंट वेट ऑब्जर्वेशंस को कंट्रोल करो वेरिएशंस के लिए। इम्प्रूविंग डेटा, बेटर डेटा कलेक्शन करो ताकि ये प्रॉब्लम्स कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ओवरऑल प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही झट से, लेकिन रिड्यूस हो रही है। ऑटो कोरिलेशन, तो इसका मतलब होता है दैट एरर टर्म आर को रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से को रिलेटेड है एरर टर्म। वन एरर डिपेंड करता है दूसरे एरर पे, ठीक है। इफ़ टाइम सीरीज डेटा गलत है तो लास्ट ईयर का, तो ये आज के ईयर का भी अफेक्ट करेगा, इससे को रिलेशन एग्जिस्ट होता है। उसके बाद आता है कोजेज़ क्या है। एक तो टाइम और सीरीज डेटा के अंदर होता है ये टाइम पीरियड, जैसे 2025 का डेटा गलत है तो 26 का डेटा गलत आएगा, 26 का गलत है तो 27 का आएगा। ओमिटेड वेरिएबल, आपने 25 का डेटा नहीं दिया, 24 का नहीं दिया, 23 का नहीं दिया, तो 26 का कैसे दे सकते हो। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, आप इनकरेक्ट फॉर्मूला लगा के इनकरेक्ट मॉडल निकाल रहे हो, जिससे एक प्रॉब्लम आ रही कोरिलेशन एरर में। कॉन्सिक्वेंसेस, इनएफिशिएंट, आप जिससे मेजर कर रहे हो OLS एस्टिमेटर है वो बेस्ट नहीं है। बाई स्टैंडर्ड्स आप एरर्स यूज़ कर रहे हो, मिसलीडिंग रिजल्ट आ रहा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन कौन से हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। 2 होते हैं, ये तो मैं बता देती हूँ। अब कौन से होते हैं, उनके पीछे टेस्ट लगता है, दोनों के पीछे एक फुल फॉर्म है, तो आप बता देना, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, तो 2 मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये बीमारी है। दूरबीन वेस्टिंग मेथड और जो हमारा ग्राफ मेथड। यहाँ पे हमें कॉमन टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करने के लिए होता है ऑटो कोरिलेशन को। ये प्लॉटिंग रेजिडुअल्स होता है, ओवर द टाइम हम डिटेक्ट करते हैं। अब क्या क्या मेजर्स है जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला तो है चोरेन और कट मेथड, एक मेथड जो कि करेक्ट करता है ऑटो कोरिलेशन को। आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहे हो उतना इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग इनटू डिटेल देन मतलब सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम परसों है, कल है जो भी, तो ऐसा नहीं रहेगा कि सब कुछ एक दिन में कर सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर आई एम टेलिंग यू जस्ट रीड दैट। ब्रेन ट्विस्टिंग मेथड, ये और मेथड है जिसे हम करेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकते बट वी कैन इम्प्रूव इट। नेक्स्ट है एडिंग मिसिंग वेरिएबल्स, कुछ मिसिंग वेरिएबल्स हैं तो उनको ऐड कर दो ताकि ये जो यहाँ पे एरर है ये हट जाए, ठीक है। फिर कंक्लूजन है आपका यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडल सिग्निफिकेंस। एक सेकेंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लेन पेनल डेटा मॉडल क्या होता है और एस्टिमेशन टेक्निक्स डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। पोल्ड OLS मॉडल, फिक्स इफेक्ट क्या होता है इसका, फिक्स इफेक्ट मॉडल क्या होता है, रैंडम इफेक्ट मॉडल, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करना है बेसिक यूज़ क्या है इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, एस्टिमेशन और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इकोनोमेट्रिक्स में समटाइम्स वी कलेक्ट डेटा मैनी इंडिविजुअल से ओवर मैनी टाइम पीरियड में, इसको बोलते हैं पैनल डेटा। जब हम टाइम और इंडिविजुअल्स दोनों को ध्यान में रख के डेटा कलेक्ट करते हैं तब इसको बोलते हैं टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल सीरीज़। जैसे इनकम ऑफ 100 पीपल 10 साल में, टाइम यहाँ पे, फिर ये लोगों की भी डेटा है, इनकम है, तो ये क्या है, ये हम बोलते हैं पैनल डेटा। पैनल डेटा यूज़ किया जाता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है और बेटर रिजल्ट आते हैं कंपेयर टू सिंपल डेटा। मीनिंग क्या होता है पैनल डेटा का, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं सेम यूनिट के लिए ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वी स्टडी बोथ इंडिविजुअल डिफरेंस एज वेल एज क्या चेंजेस हुए एक टाइम पीरियड के अंदर, वो सब स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो पूल्ड OLS मेथड क्या होता है, पूल्ड OLS इग्नोर करता है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ट्रीट करता है सारे इंडिविजुअल सारे डेटा को एक ग्रुप के अंदर। यह अज्यूम करता है कि सारे लोग बिहेव करेंगे सेम वे में, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, चाहे वो कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हों।
कोई भी डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल्स के बीच में, सारी सबकी एक कॉमन रिलेशनशिप है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इग्नोर करता है इंडिविजुअल के कैरेक्टर की, सब में डिफरेंस होता है। फिक्स अफेक्ट मॉडल, फिक्स अफेक्ट मॉडल हमें कंसीडर करता है कि दैट ईच इंडिविजुअल डिफरेंट, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट है, ओवर टाइम बदलते रहते हैं। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग हैबिट्स होती हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, और इनको इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंट्रोल करता है अफेक्ट्स को। उसके बाद है LSDV, लीस्ट स्क्वेयर डमी वेरिएबल मॉडल। इसके अंदर हम डमी वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ईच यूनिट गेट्स ए सेपरेट इंस्क्रिप्ट यूजिंग डमी वेरिएबल्स। जैसे आप डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहे हो डिफरेंट लोगों के लिए। विद इन ग्रुप एस्टिमेटर, यहाँ पे इस मेथड में हम रिमूव करते हैं इंडिविजुअल इफेक्ट्स और बाय फोकसिंग ऑन चेंज विद इन द ईच ग्रुप। मतलब हम जो इंडिविजुअल लोगों के इफेक्ट होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सिंपल मीनिंग, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कैसे टाइम जो कैसे वेरिएबल चेंज हो रहा है विद द सेम इंडिविजुअल टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रैंडम इफेक्ट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो रैंडम है, वो फिक्स नहीं है। किसी के अंदर किसी चीज़ के ऊपर डिफरेंस है, किसी के अंदर किसी और चीज़ के बेसिस पे। सो जो भी डिफरेंसेस है इंडिविजुअल्स के बीच में वो रैंडम है, दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अक्रॉस द इंडिविजुअल रैंडम है ये सब चीज़ें, और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेव करता है और मोर एफिशिएंट हमें काम देता है। अब हम क्या इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला है डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं GRETL, eViews, R, स्टेटा, एक्सेल, जो कि हमें हेल्प करते हैं डेटा सेट को क्रिएट करने में, ग्राफ और चार्ट को बनाने में, समरी स्टैटिक्स, जो हमने स्टैटिक्स निकाली उसकी समरी को पढ़ने के लिए। सिंपल मीनिंग क्या है, हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में डेटा बिफोर एनालिसिस करने से पहले जो हमारे पास डेटा है उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, रनिंग OLS रिग्रेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट रिग्रेशन मॉडल ईजिली। इंस्टेड ऑफ हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करते, हम रिजल्ट क्विकली निकालते हैं, जैसे एक्सेल सीट का यूज़ करके या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ करके। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है जो कि प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में, डिटेक्ट करने में, मल्टीकोलरिटी, ऑल्टो के कोरिलेशन, हेरोड डेंसिटी, इनको समझने में हमें हेल्प करता है। ये चेक करता है कि मॉडल जो है करेक्ट है और नहीं है, वैलिड है या फिर नहीं है, रिलायबल है या नहीं। नेक्स्ट है टेस्टिंग लीनियर रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, स्टेबल है ओवर टाइम या नहीं। चेकिंग इफ़ पॉलिसी जो है उसका इम्पैक्ट अभी भी सेम है या फिर पहले अलग था। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ अदर मॉडल्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ये भी देखता है कि जो दूसरे एडवांस मॉडल्स हैं उनका क्या एस्टिमेट आ रहा है, जैसे वेटेड लिस्ट स्क्वायर, ऑटो कोरिलेशन, करेक्शन मेथड, तो इनका क्या निकल के आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प करता है सोल्व करने में, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनोमेट्रिक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने में। सो ये हमारा कंक्लूजन है। यहाँ पे हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स भी है जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट नोट है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है, ये तब होता है जब सारा जो डेटा है कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट डेटा नहीं है, उनकी जो वैल्यूज़ है वेरिएबल की वो रिकॉर्ड की गई है रॉन्गली, बिकॉज कुछ सर्वे में मिस्टेक हो गई या फिर कुछ आपके डिवाइस में प्रॉब्लम थी, रिपोर्टिंग के टाइम पे मिस्टेक हुई। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ ए पर्सन इनकम इज़ रिकॉर्डेड इनकरेक्टली इट विल अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन मॉडल। अगर आपकी इनकम गलत है तो आपका कंजप्शन गलत होगा, कंजप्शन गलत है तो प्राइस वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट जो है वो अलग आएगा। ठीक है, इससे हम ये अनरिलायबल रिजल्ट आएगा और इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप अच्छा डेटा कलेक्शन करते हो, एक्यूरेट मेजरमेंट करते हो, तो इससे ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो नॉर्मल एरर। तो यहाँ पे इसका मतलब है नो नॉर्मल एरर। रिग्रेशन के अंदर हम अज्यूम करते हैं जो एरर टर्म्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के बीच में, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नो नॉर्मल एरर का मतलब होता है कि एरर्स डू नॉट फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, इसके पास की एरर है, इसके पास की, दूसरे के पास की। ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी अफेक्ट करता है, जैसे टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है नॉर्मलिटी पे। हावेवर इन लार्ज सैम्पल्स दिस प्रॉब्लम बिकम लेस। अगर आप बड़े बड़े सैम्पल्स कर रहे हो तो उसमें ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम इनमें, तो इनमें ये प्रॉब्लम कम नहीं है। ठीक है, मेनली इफेक्ट करती है आपके सैम्पल स्टडीज़ को। तो यहाँ पे आपके ये 2 शॉर्ट नोट्स से ये हो गए। उसके बाद है एक और शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे ये 2 आप पढ़ सकते हो, वैसे बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हो इन दोनों को। नेक्स्ट है लिवरेज एंड इन्फ्लुएंस।
यहाँ पे लिवरेज का मतलब होता है हाउ फार एन ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फ्रॉम द एवरेज। एवरेज जो है उससे आप कितने दूर हो, जैसे कि एवरेज मार्क्स क्लास में आ रहे हैं 80, आपके ना मार्क्स से 60, अब 20 नंबर दूर हो एवरेज मार्क्स से, तो ये होता है लिवरेज का मतलब। इफ़ ए वैल्यू इज़ वेरी डिफरेंट, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूर हो तो हाई लिवरेज होगा, अगर वैल्यू बहुत पास है तो इसका मतलब है लो लिवरेज। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है हाउ मच ऑब्जर्वेशन अफेक्ट फाइनल रिग्रेशन रिजल्ट। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी जो फाइनल रिग्रेशन का रिजल्ट है उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, कितना अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये होता है लिवरेज और इन्फ्लुएंस का मतलब। रिक्यूरेसिव लिस्ट स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जहाँ पे रिग्रेशन जो होती है वो एस्टिमेट की जाती है, बार बार एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करो एक टाइम पे, फिर ऐड करो दूसरी को, एंड देन ये हेल्प करते हैं हमें समझने में कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स वो कितने टाइम पे क्या चेंज हो रही है। यहाँ पे फिर है चो टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम चेक करते हैं कि वेदर जो डेटा है वो स्ट्रक्चरल है या फिर नहीं। जो चेंज आ रहा है उसके द चो टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर देयर इज स्ट्रक्चरल चेंज इन मॉडल और सर्टेन पीरियड। एक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो डेटा का अंदर चेंज आया है वो स्ट्रक्चरल है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे साइंटिफिक वे में आया या फिर नहीं। दिस मीन्स वी टेस्ट वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स चेंज आफ्टर ए पर्टिकुलर इवेंट। मतलब ये चीज़ हुई इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ, आपके यहाँ पे शादी थी फिर उसकी वजह से आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आई, तो इसको चो टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा का क्या मतलब होता है, सम वैल्यूज़ इन डेटा सेट आर नॉट अवेलेबल। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि डेटा सेट में अवेलेबल नहीं होते, उसी को मिसिंग डेटा बोलते हैं। ये इसलिए होता है कि कोई लोग तो रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ डेटा खो जाता है हमसे, गायब हो जाता है, एरर्स आते हैं, तो इससे क्या होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है और इससे बाइस रिजल्ट भी आ सकता है। एक्यूरेसी नहीं रहती हमारी रिजल्ट में और इनकम्प्लीट डेटा होता है जिसकी वजह से हम एस्टिमेट नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। नाउ हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये है, एक्सप्लेन करना है डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, डिस्कस करना है लॉग मॉडल्स, नेचर ऑफ लैग्ड रिलेशनशिप, क्योक ट्रांसफॉर्मेशन, अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और उनके सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर। तो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होते बार बार, इंस्टेंटली इमीडिएटली चेंज नहीं होते। जो इफेक्ट है वन वेरिएबल का वो दूसरे वेरिएबल पे होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, ये बात तो है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो आपका प्राइस या फिर कंजप्शन इंक्रीज होगा तो उस पर टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं अभी इंक्रीज हो गया अभी, ठीक है। ये स्टडी करने के लिए डिलेड इफेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। सिंपल वर्डों में कहें तो इफेक्ट जो पास्ट में जो चीज़ें हुई उनका इफेक्ट प्रेजेंट पे क्या आएगा उनको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। अब नेचर क्या है लैग्ड रिलेशनशिप का, तो लैग्ड रिलेशनशिप का मतलब है इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इज स्प्रेड ओवर टाइम। एक वेरिएबल का इफेक्ट आज हुआ फिर कल होगा फिर परसों होगा, मतलब ये बार बार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इनकम आपकी आज बढ़ रही है तो कंजप्शन आज ना इंक्रीज होकर कल इंक्रीज हो जाए, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग मॉडल्स, यहाँ पे क्या होता है शो करता है इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम पीरियड। एक वेरिएबल का जो इफेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम पीरियड पे, कि आज इतना होगा कल इतना होगा परसों इतना होगा। कंजप्शन डिपेंड करता है करंट इनकम और पास्ट इनकम पे। अगर आपका चेंज हो रहा है एक्स अफेक्ट में तो वो वाई को अफेक्ट करेगा मैनी पीरियड्स में, सिर्फ इमीडिएटली नहीं अफेक्ट कर देगा। क्योक और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है मेथड जो कि यूज़ किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स को। यहाँ पे हम क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग मेनी पास्ट वैल्यूज, हम ज़्यादा पास्ट वैल्यू को नहीं देखते, उनको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में जो कि वन लैग होता है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, सिंपल रिग्रेशन बन जाता है और एस्टिमेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल, इसके अंदर क्या होता है हम मॉडल्स को अज्यूम करते हैं कि जो पीपल है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर पीपल एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर प्राइजेस जो है वो पास्ट के प्राइजेस पे बेस्ड हो तो हम उनको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं एकदम से इंक्रीज कर देंगे। पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, इसके अंदर क्या होता है दैट चेंजेस डू नॉट हैपन फुली वंस, चेंजेस एक बार में नहीं होते, वो ग्रेजुअली होते हैं। आपकी इनकम है 1000 रुपये, एकदम से वो बढ़ेगी नहीं, 1500 होगी, देन वो अगेन 2000 होगी, उसके बाद 2500 होगी, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपका डिजायर्ड कंजप्शन है 100 रुपये तो आप एकदम से वहाँ पे नहीं पहुँचोगे, धीरे धीरे पहुँचोगे। पहले आप 50 रुपये खर्च करोगे, फिर आप 70 करोगे, देन 80 करोगे, देन 100 रुपये खर्च करोगे। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आप डिजायर्ड वैल्यू की तरफ पहुँचोगे।
ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, जो करंट वैल्यू है किसी भी वेरिएबल की वो डिपेंड करते हैं पास्ट वैल्यू पे। आज आप क्या हो ये डिपेंड करते हो आपके पेरेंट्स ने क्या क्या किया आपके लिए, उस पर। करंट इनकम डिपेंड करती है लास्ट ईयर की इनकम के ऊपर। आपकी लास्ट ईयर की इनकम अगर 1000 थी, उस पर आपको 10% एडवांस मिल रहा है तो आपकी इनकम 1100 हो गई, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की इनकम पे डिपेंड कर रही है। सिग्निफिकेंस क्या होता है इन मॉडल्स का, सबसे पहले ये रियल लाइफ से बेस्ड होते हैं। दूसरा, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं। टाइम बेस्ड रिलेशनशिप होती है, और ये यूज़फुल होते हैं पॉलिसी एनालिसिस करने में। तो ये सारी इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस, मतलब हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस इस मॉडल की। एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो आज बना दी, कल से लागू नहीं होता है। लागू तो हो जाता है, लोग उसको नहीं मानते, वो मानने में धीरे 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 बढ़ती है, ठीक है। डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हेल्प करते हैं समझने में कि कैसे इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम, जिसके अंदर लैग डिफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट आती हैं। ये मॉडल रियलिस्टिक होते हैं और यूजफुल होते हैं इकोनॉमी के जो रिग्रेशन है उनको एनालिसिस करने में और फोरकास्टिंग करने के अंदर। उसके बाद नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर्स इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, और ओमिटेड वेरिएबल्स क्या होती है। ये सब आप क्वेश्चन पढ़ने के आंसर पढ़ने के बाद समझ जाएगा। वैसे तो आप आंसर पढ़ो पहले डायरेक्टली, ठीक है। तो आंसर को देखते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स में एक मॉडल होता है जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है रियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। इफ़ द मॉडल इज़ रोंगली डिज़ाइन, अगर हम उस मॉडल को गलत तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, उस मॉडल के अंदर स्पेसिफिकेशन एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द मॉडल इज़ नॉट प्रॉपरली स्पेसिफाई, उस मॉडल को आपने अच्छे तरीके से नहीं स्पेसिफाई किया और जो आपका रिजल्ट है उसकी वजह से अनरियलिस्टिक आएगा, ठीक है। इन सिंपल शब्दों में कहें तो इफ़ वी चूज़ रॉन्ग वेरिएबल्स, अगर हम गलत वेरिएबल्स को चूज़ करते हैं तो रॉन्ग फॉर्म आती है इक्वेशन की, और इससे मॉडल के अंदर इनकरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर का, तो मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर का मतलब होता है मिस्टेक होना सेलेक्टिंग वेरिएबल्स, आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किए वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लिए, और मॉडल की जो फॉर्म है वो भी गलत सेलेक्ट की कि आपको टी टेस्ट करना था या फिर एफ टेस्ट करना था, आपने गलत सेलेक्ट कर लिया। वेरिएबल ए चाहिए था या एक्स चाहिए था, आपने ये भी गलत सेलेक्ट कर लिया। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या आएगा, मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें स्टडी करना था कंजप्शन, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया इनकम को, तो मॉडल इनकम्प्लीट और गलत इंफॉर्मेशन हमें देगा। टाइप क्या होते हैं एरर्स के इनके, सबसे पहला ओमिटेड वेरिएबल बाइस, यहाँ पे जब होता है तब हम एक वेरिएबल को छोड़ दें और जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे कि इफ़ वी स्टडी सैलरी, लेकिन हम इग्नोर कर दें एजुकेशन को, तो मॉडल इनकम्प्लीट होगा। एस्टिमेटेड जो कोएफिशिएंट है वो बाइस्ड और मिसलीडिंग होगा। बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट वेरिएबल, ये तब होता है जब हम इंक्लूड कर देते हैं ऐसे वेरिएबल्स को जो एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मार्क्स और इनकम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर दें तो प्रॉब्लम आएगी। ये जो रिजल्ट है वो बाइस नहीं रहेगा, लेकिन मॉडल इन एफिशिएंट हो जाएगा और जो स्टैंडर्ड एरर्स आएंगे इसके अंदर। थर्ड है इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, ये तब होता है जब हम रॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इक्वेशन यूज़ करते हैं। लीनियर मॉडल के अंदर हम लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो मॉडल फेल हो जाएगा, उनको कैप्चर नहीं कर पाएगा रियल रिलेशनशिप क्या है और हमें गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद है डिटेक्शन करना इन एरर्स का, तो हम एक टेस्ट कर सकते हैं रैम से, RESET टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि जो एरर हो रहा है मॉडल के अंदर, वो जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए वो करेक्ट है या नहीं, स्पेसिफाइड है या नहीं। इट टेस्ट वेदर सम इम्पोर्टेंट वेरिएबल नॉन रिलेशनशिप मिसिंग हो रही है नहीं। सिंपल आइडिया क्या है, इफ़ एक्स्ट्रा पावर सम दे रहे स्क्वेयर क्यूब्स ऑफ वेरिएबल, ये इंप्रूव करेंगे मॉडल को, और जो ओरिजिनल मॉडल है वो करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा। उसके बाद है लार्गेंस मल्टीप्लाई LM टेस्ट फॉर एडिंग वेरिएबल्स, अगर हम ऐड करना चाहते हैं मोर वेरिएबल्स, ये टेस्ट किया जाता है यूज टू चेक वेदर एडिंग न्यू वेरिएबल्स इंप्रूव द मॉडल। हमारा कोई भी ये मॉडल है, इसके अंदर अगर हम और वेरिएबल्स ऐड कर दें तो क्या मॉडल इंप्रूव होगा या नहीं, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है चेक करने में कि कोई वेरिएबल मिस तो नहीं है, यहाँ से मिसिंग तो नहीं है। इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा मॉडल, और जो ओरिजिनल मॉडल है वो इनकम्प्लीट था अब वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये होता क्यों है, सबसे पहला तो बाइस्ड एस्टिमेट होता है।
यहाँ पे वेरिएबल्स मिसिंग हो जाते हैं और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनएफिशिएंट एस्टिमेट्स होते हैं, इररिलेवेंट वेरिएबल्स आपने यूज़ कर दिए जिसकी वजह से एरर, रॉन्ग कंक्लूजन्स, आपने जो पॉलिसी डिसीजंस लिए वो मॉडल फिट नहीं कर रहा था इसलिए वो फेल कर रहा था, दैट्स वाई वो गलत रिजल्ट आपको शो कर रहा था, उसकी वजह से आपने इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस ले लिए जिसकी वजह से ये एरर्स आ रहे हैं। सो दैट्स वाई दीज आर द 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेज जिसकी वजह से ये स्पेसिफिकेशन एरर आता है। देन वी हैव कंक्लूजन। सो ये जो आगे क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो इसलिए मैं हाइड कर रही हूँ इसको। कंक्लूजन में है मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर जो कि सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे इनकरेक्ट रिजल्ट आता है। और ये क्या होता है, आपने किसी वेरिएबल को हटा दिया, इररिलेवेंट वेरिएबल्स जोड़ दिए, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्मेट है, आपने इक्वेशंस गलत तरीके से लिख दी। उसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं RESET का, LM का, जो कि हेल्प करता है इन प्रॉब्लम को पहचानने में और इम्प्रूव करता है मॉडल को। सो गाइस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हमने कवर कर लिए हैं। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर कोई भी चीज़ रहती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हो। नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसको क्लिक करके देख लेना कैसे नोट्स मिलेंगे। सारे प्रोसीजर फॉलो करना, यू विल गेट नोट्स। एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और पेपर दे के आके बताना ज़रूर कैसा पेपर हुआ, ठीक है।